वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की क्लास नंबर 6 और इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता को। आप जानते हैं कि पिछले हम लोगों ने 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। एक चैप्टर हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास के स्रोत और एक चैप्टर हमने पढ़ा था आपकी प्राग ऐतिहासिक काल या फिर पाषाण काल को। तीसरा चैप्टर हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। अगर पीछे की कंप्लीट लेक्चर आप लोगों ने मिस कर दी हैं तो जा करके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी अपडेट कर दी गई है। और पिछले की 2 लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एक कंप्लीट डिटेल्स नोट्स और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया। जिन लोगों को टेलीग्राम का पता नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्ञान सेतु पीडीएफ नाम से आप सर्च करेंगे, ज्ञान सेतु पीडीएफ, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे। अभी नई टेलीग्राम चैनल अभी हाल फिलहाल में बना है तो इसलिए वो एक नया है जिसमें अभी तक शायद कुछ ही लोग ज्वाइन किए होंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। चलिए हम आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर 3 को। तो चैप्टर 3 है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनती है सिंधु घाटी सभ्यता। आप जानते हैं कि भारत की वो सबसे प्राचीन सभ्यता जहाँ से मानव के वास्तविकता में विकास हम बोल सकते हैं कि जिनका वास्तविक विकास हुआ है, जिन लोगों ने एक बेहतरीन कल्चर, एक बेहतरीन आपकी सभ्यता संस्कृति की शुरुआत करी है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता से। और यहीं से भारत में धीरे धीरे करके भारत में लोगों का आवागमन होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इसके विस्तार के ऊपर। यह जो है विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, ध्यान में रखेंगे। लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है ये सभ्यता और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों क्षेत्रों में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा आकृति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है पूरा का पूरा त्रिभुजाकार है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस समय कांसा धातु का यूज होता था। तो अब तक हम क्या बात किए कि भारतीय मानव द्वारा जो सबसे पहली सभ्यता की शुरुआत हुई वो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, जिसका लगभग क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ये पूरी सभ्यता फैली थी। और यह जो है त्रिभुजाकार प्रकार की है और ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ये इसके विस्तार के ऊपर है। हालांकि अभी आगे बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक ये फैला है, कौन सी इसकी लास्ट छोर है। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया, थोड़ा सा बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका विस्तार उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे, वहाँ से लेकर दक्षिण में दैमाबाद परवरा नदी तक, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे से लेकर पश्चिम में सूत का गेंडोर दास्क नदी के किनारे तक, जो कि बलूचिस्तान में है। इतनी बड़े एरिया को हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कवर करती है। तो कहाँ से कहाँ तक फैला है? उत्तर में मांडा चेनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद परवरा नदी के किनारे, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और पश्चिम में सूत का गेंडोर दास्क नदी के किनारे। तो ये इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक सीमाएं थी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। सोचिए इतनी बड़ी सभ्यता, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर की ये सभ्यता थी। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला है था। अब हम बात करते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता कब की है, यानी इसका काल क्या है। तो देखिए, काल का जो निर्धारण होता है एक C14 यानी कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इसके काल का निर्धारण किया गया है। और जो नई एनसीईआरटी इस सिंधु घाटी सभ्यता के काल को दिखा रही है वो 2600 BC से लेकर के 1900 BC, जबकि वहीं ओल्ड एनसीईआरटी दिखा रही है 2350 से लेकर 1750 BC, जबकि अभिलेखों के अनुसार इसकी जो टाइम पीरियड है 3250 से लेकर के 2750 तक दिखाया गया है। तो जो इतनी सारी टाइम पीरियड, तो फिर इसमें से क्या हम मानकर चले कि क्या इसकी पीरियड है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो आप इस ध्यान के रखेंगे कि नई एनसीईआरटी के अनुसार जो डेट आपको दिखाया गया है 2600 BC से लेकर के 1900 BC,
इसको आप मान करके चलिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का यही पीरियड रहा है। तो अब तक हमने क्या क्या समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता फैला कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, क्या इसका कालक्रम है। लेकिन इतनी सी एक सभ्यता ख़त्म नहीं हुई। जब इस सभ्यता की खुदाई की जा रही थी तो इस खुदाई से जो है दोस्तों, तो जब इसकी खुदाई चल रही थी हमने क्या क्या बेसिक जाना कि कहाँ से कहाँ तक फैला है, क्या इसकी क्षेत्रफल है, ये सब जाना। लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, कौन इसके खोज किए, क्या प्रोसेस रही, किस कड़ी से हम लोग गुजार करके इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी प्रारंभिक जानकारी को लेकर के। तो यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, क्योंकि चीन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ये सब इसके समकालीन थी। और सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था कि भारत में कुछ एक बहुत बड़ी सभ्यता मिलने की चांसेस है। और तब 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया, परंतु अब तक 1826 में चार्ल्स मेसन तो बता दिए और अलेक्जेंडर उसका जो सर्वेक्षण भी किया, परंतु अब तक हमको कुछ नहीं मिला यहाँ से। लेकिन एक समय थी जब 1856 में बर्टन भाइयों, जो कि जॉन और विलियम थे, उन्होंने लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाते वक्त अनजाने में कुछ ईंटें वहाँ से निकलनी शुरू हो गई। हुआ क्या था कहानी कि जब इन बर्टन भाइयों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहाँ पर खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई के दौरान अचानक नीचे से कुछ निकलना शुरू हो गया, जिस थोड़ा देखने में अजीब था, जो आधुनिक युग से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इसको देख करके तब पूरे लोगों ने सोचा कि आखिर ये चीज़ें है क्या। तो इसके पश्चात धीरे धीरे करके उन पर थोड़ा रिसर्च किया गया और मालूम चला कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता थी, लेकिन अभी पूरा तरह से नहीं मालूम था। तब 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया, और जब दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे कर लिया तब मालूम चला कि नहीं, यहाँ पर ज़रूर कुछ न कुछ इस धरती के नीचे है, जो कि लाहौर साइड में थी। तो अब होता क्या है इसके बाद की कहानी। तो इसके बाद आपको भारत में एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ। अब गठन क्यों हुआ, इनका मेन काम था कि जो आपकी लाहौर से वो ईंटें मिल रही थी उस पर देख रेख करना, उसकी खोज करना। तो 1861 में सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग की खोज हुई, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इसी के समय इसका खोज हुआ। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही ASI का जनक कहा जाता है। और जब इसकी गठन हो गई तब लोगों को अब एकत्रित करना शुरू किया गया कि कौन लोग इसकी खुदाई करेंगे ताकि वो वहाँ से चीज़ें हमको प्राप्त हो। तो इस कड़ी में सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया। अब जब हड़प्पा का उत्खनन हो गया तब वहाँ से मिला क्या कि एक बहुत बड़ी प्रदेश, जहाँ पर जो कि पूरे के पूरे साक्ष्य बता रहे हैं कि बहुत पुरानी सभ्यता थी यहाँ पर। तब तक 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का भी उत्खनन कर लिया। दोनों पास पास ही थे, हड़प्पा भी और आपकी मोहनजोदाड़ो भी। तब जा कर के 1924 में सर जॉन मार्शल ने इस सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी तरह से घोषणा की कि नहीं, हमको भारत में एक बहुत बड़ी क्षेत्र देखने को मिला है जो कि प्राचीन समय की हुआ करता था। और एक इतिहासकार थे पिगट, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। इस बात को अब बड़ा इम्पोर्टेंट करके रखिएगा कि किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है, तो वो इतिहासकार पिगट है। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हड़प्पा की खोज कौन किए, दयाराम साहनी कब किए, 1921। फिर मोहनजोदाड़ो की खोज कौन किए, तो राखल दास बनर्जी कब किए, तो 1922। कब इसका वास्तविकता में घोषणा हुआ, तो 1924 में। कौन घोषणा किए, तो सर जॉन मार्शल ने। किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है, तो इतिहासकार पिगट ने। आई होप आपको इतनी सारी जो जानकारियाँ है वो क्लियर हो चुकी हैं।
अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, कहाँ तक फैली थी, इसके अलावा इसका कालक्रम क्या था, कैसे इसका खोज हुआ, कौन इसकी खोज किए, इन सारे चीज़ों के ऊपर हमने बेहतरीन ढंग से बात किया। अब आइए हम जानते हैं कि जब ये पूरा खोज हो गया तो देखिए यहीं पर आपको देखने को मिल रही कि हम लोगों को दो साइट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो। लेकिन इतनी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली ये सभ्यता सिर्फ दो ही क्षेत्र के लिए मौजूद नहीं थी। यहाँ से कई सारे अब क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। अब आइए उन पूरे क्षेत्रों के ऊपर कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए अब आप हेडिंग लगा लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, और यहाँ से आप पीछे तो आप लोगों ने नोट कर ली है, मैंने बार बार बोला है कि साथ साथ आप अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अब आइए सबसे पहले इस प्रमुख स्थल में हड़प्पा के बारे में जानते हैं। ठीक, बात करते हैं हड़प्पा की स्थिति की कि इसका लोकेशन क्या है। तो देखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिला के पास ये हड़प्पा स्थित था, जो कि अभी वर्तमान में साहिवाल जिले में स्थित है। और यह हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम इस हड़प्पा की खोज करी थी। तो क्या जाने इसके प्रमुख साइट्स में सबसे पहला साइट सबका आता है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? तो माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921 में इसकी खोज हुई थी, उत्खनन हुआ था। अब जब इसका उत्खनन हो गया तो इसके ज़मीनी स्तर से हमको कई सारी एविडेंसेस देखने को मिले। जब इसकी खुदाई किया गया हड़प्पा का पूरा तरह से, जब ऊपरी वाली परत को हटाया गया मिट्टी को, तो कई सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिले हैं। जैसे सबसे पहला तो R37 कब्रिस्तान इस हड़प्पा से हमको देखने को मिला है। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछी है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से देखने को मिला है? तो हड़प्पा से। इसके अलावा इसमें कब्रें भी मिली हैं, क्योंकि आदमी को इसमें दफनाया जाता था। इसके साथ साथ ये इक्का गाड़ी नहीं, ध्यान में मत रखिएगा, इसको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इसके अलावा यहाँ पर श्रृंगार पेटिका भी मिली है। बात आती है श्रृंगार पेटिका मतलब क्या? देखिए ऐसा मानते थे ये लोग कि आदमी के मृत्यु के पश्चात भी एक जीवन होता है, जिसमें वो लोग उस आदमी के उपयोग योग्य सारी वस्तुओं को ले जाकर उस के कब्र में रख देते थे। तो श्रृंगार पेटिका भी, मेकअप बॉक्स भी यहाँ से मिला है। इसके साथ साथ स्वास्तिक के चिन्ह भी मिला है। कहाँ से? तो हड़प्पा से। क्या क्या मिला? R37 कब्रिस्तान मिली, कब्र मिली, मेकअप का सामान मिला, स्वास्तिक के निशान मिला। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी निर्माण या स्ट्रक्चर की भी चीज़ें मिली। तो इसको तो हेडिंग मत लगाइएगा, आपने हेडिंग लगा लिया होगा कि यहाँ से प्रमुख कौन कौन से चीज़ें मिली हैं। तो 3-4 चीज़ वहाँ पर बात किए। इसके बाद नदी तट पर 12 अन्नागार भी हड़प्पा से हमको देखने को मिले हैं, और ये अन्नागार 2 लाइनों में हुआ करते थे। और उस अनाज को, जो अन्नागार में आप जानते हैं अनाज रखा जाता है, उस अनाज को साफ करने के लिए चबूतरा भी हमको इस हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और उसके साथ साथ लेबर भी, श्रमिक आवास भी देखने को मिले हैं। तो हमने क्या क्या अभी तक बात किया कि हड़प्पा सभ्यता से R37 कब्रिस्तान, कब्रें मिली है, मेकअप बॉक्स मिले हैं, 12 नगार मिले हैं, अनाज साफ करने के लिए चबूतरा मिला है, श्रमिकों का आवास मिला है। ये सब आपकी हड़प्पा सभ्यता से ही मिली है। तो ये हड़प्पा था। अब दूसरी जो साइट आती है, सबसे इम्पोर्टेंट साइट, वो है मोहनजोदाड़ो। आइए मोहनजोदाड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदाड़ो, इसकी स्थिति की बात करते हैं तो लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में ये स्थित है और सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ था? तो हड़प्पा था आपकी रावी नदी के तट पर, और यह है सिंधु नदी के तट पर। उसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी और इसके उत्खननकर्ता है राखलदास बनर्जी। कब इसका उत्खनन करा गया था? तो 1922 में इसका उत्खनन किया गया था। और यहाँ पर मोहनजोदाड़ो जो शब्द है ना, इस शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला सिंधी भाषा में। तो क्वेश्चन ये पूछती है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला।
इस पूरे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से अच्छा खासा बनता है। अब बात करते हैं यहाँ से इस मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है। तो सबसे बड़ी एक चीज़ मिली है विशाल स्नानागार। वहाँ से तो हमको अनागार मिला था, लेकिन यहाँ से हमको एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ टब मिला है। इसका आकार माना जाता है कि 39 गुने 23 गुने 8 फीट था ये आकार, और इसमें उत्तर से दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी होती थी। जो एक स्नानागार था, ये आपकी दक्षिण से उत्तर में इसमें सीढ़ियाँ बनी होती थी। इसमें बिटुमिन्स का लेप किया गया था, यानी जो खाँचे, अगर मान लीजिए जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो जो जहाँ पर खाँचे हो जाते हैं वहाँ पर सीमेंट बालू से उसको प्लेन कर देते हैं, लेकिन इस समय बिटुमिन्स का उस पर लेप चढ़ाया जाता था। इसके अलावा उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष बनाए गए थे इसमें स्नानागार में, और 3 तरफ बरामदे हैं। और ऐसा माना जाता था कि इस स्नानागार का यूज मोहनजोदाड़ो में लोग किसी पर्व त्यौहार के अवसर पर इसका यूज करते थे। सभी लोग सामूहिक रूप से नहाकर अपना वस्त्र धारण करते थे और तब कोई पर्व त्यौहार ये लोग मनाते थे। इसके बाद इसी बरामदे से कहा जाता है, बरामदे के पीछे कई कक्ष भी बने हुए थे और इसकी जल आपूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ था। कुआं से इसमें जल आपूर्ति की जाती थी और सीढ़ियों के भी साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते थे। और प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे, ऐसा वो लोग मानते थे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें से एक छोटा सा नाली टाइप का भी गुजारा जाता था, ताकि वो जब पानी इस ग्रेट बाथ टैब में अगर गंदा हो जाए तो उसको बाहर निकाला जा सके। तो ये सब स्नानागार की विशेषता हैं जो कि हमको आपकी मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। अब बात करते हैं धार्मिक महत्व की कि आखिर स्नानागार का यूज क्यों करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन यहाँ पर होता रहा होगा और इसी के लिए वो लोग उसमें स्नान करके और तब इसमें से भाग लेते होंगे। और सर जॉन मार्शल ने तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत इसको बताया है कि इस समय जब पूरा अभी मानो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना ज़बरदस्त तरीके से ये बाथ टब कैसे ये लोग बना लिए। तो एक आश्चर्यजनक की बात हो गई ना ये। अब इस मोहनजोदाड़ो से कुछ और भी हमको साक्ष्य मिले हैं, जैसे विशाल अन्नागार, महाविद्यालय के साक्ष्य, सूती कपड़ा के साक्ष्य, हाथी का कपाल खंड, मेसोपोटामिया की मुहर, ये सब के सब चीज़ें। इसके अलावा फारस की मुहर, ओमान की मुहर, ये सारी चीज़ें हमको मोहनजोदाड़ो से देखने को मिली है। इसके बाद इस मोहनजोदाड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, एक स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल मिला है। यह मूर्ति धातु की बनी हुई थी और यह नग्न अवस्था में थी, यानी न्यूड था ये मूर्ति, और इसने एक हाथ में चूड़ियाँ भी पहन रखी थी। तो इस मूर्ति की ये विशेषता है कि यह धातु ब्रोंज की बनी हुई थी, नग्न अवस्था में थी और इसमें एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी। इसके बाद यहाँ से हमको एक पुरोहित राजा का भी प्रतिमा देखने को मिलता है। यह मूर्ति ध्यान की अवस्था में है और इसने शॉल ओढ़ रखी है और शॉल पर कसीदाकारी का कार्य भी किया गया है। यहाँ पर मैंने उसका इमेज लगाना भूल गया, बट कोई नहीं, आगे से इमेज भी इसमें लगा दिया जाएगा। तो इसी मोहनजोदाड़ो से आपको एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी देखने को मिलती है। तो ये हमारी इस हड़प्पा सभ्यता की दूसरी मेजर साइट से पहली हड़प्पा थी, दूसरी आपकी क्या बोलते हैं इसको, मोहनजोदाड़ो थी। अब हम कल के लेक्चर में कुछ और साइट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे आपकी लोथल सुने होंगे, आप चन्हुदाड़ो सुने होंगे। इन सारे साइट्स के बारे में जान लेंगे, तब हम इसमें जानेंगे कि आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था। जीवन में भी हम सामाजिक जीवन के ऊपर बात करेंगे, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, हर एक चीज़ों पर, यानी आर्ट एंड कल्चर के कंप्लीट चीज़ों को भी हम इसी लेक्चर में देखते हुए भी चलेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर कंप्लीट समझ में आया। अगर आप इसका एक डिटेल नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो आप साथ साथ इसका नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट साबित होगी आपके एग्ज़ाम में। और एक बार आपको फिर से बता दें कि ये दो बुक है,
ये दोनों बुक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जो कि एक क्लास नोट्स है और एक प्रैक्टिस बुक है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी कंप्लीट जो है आपको PDF मिल जाएंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।